सो हे गाइस, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ 7 सीक्रेट्स के बारे में, जो कि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला सीक्रेट है स्टार्ट अर्ली, यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि वॉरेन बफेट भी खुद कहते हैं कि आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करोगे तो अब बाद के सालों में आपके लिए कंपाउंडिंग उतनी ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली काम करेगी। खुद वॉरेन बफेट ने 11 साल से इन्वेस्टमेंट करने लग गए थे और बाद के सालों में कंपाउंडिंग आपको उससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक बंदा है जो कि 20 साल की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है और दूसरा बंदा है जो कि 30 साल की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। अब आप कमेंट करके बताइए, यदि दोनों अमाउंट भी सेम इन्वेस्ट कर रहे हैं और दोनों के दोनों रिटर्न भी बराबर पा रहे हैं, तो दोनों में से आगे वही बंदा निकलेगा जो कि 20 साल की एज से इन्वेस्ट कर रहा है। और इसका चार्ट आप प्रॉपर स्क्रीन पर देख सकते हो। रूल नंबर 2, हमेशा क्वालिटी वाले बिजनेस पर फोकस कीजिए, ना कि बस एक कंपनी के किसी स्टॉक्स पर। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब भी वे किसी कंपनी का स्टॉक बाय करते हैं तो वे सबसे पहले उस कंपनी का बिजनेस देखते हैं और देखते हैं क्या वो उस बिजनेस को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या फिर नहीं। पर जबकि दूसरे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ना तो बिजनेस का एनालिसिस करते हैं, ना ही उसके फ्यूचर आउटकम, फ्यूचर पोटेंशियल वगैरह देखते हैं, और वे डायरेक्ट बस किसी ब्रांड्स, सिंबल या फिर कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस कॉर्पोरेट हाउस को देखकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो चलिए, मैं आपको 10 फाइनेंशियल रेशोस बताने जा रहा हूं जो कि आपको क्वालिटी वाले स्टॉक्स को फाइंड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। पहला है पी रेशो। हमेशा किसी भी कंपनी को खरीदते वक्त उसका पी रेशो देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और पी रेशो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, यानी कि कंपनी में आपको 1 रुपया अर्न करने के लिए कितने रुपए कंपनी को देने होंगे। आपको उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनका पी रेशो 25 से कम हो। सेकेंड है पीबी रेशो, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि आप एक कंपनी के एक शेयर को खरीदने के लिए कितने पैसे देंगे उसकी बुक वैल्यू के आधार पर। यानी कि मान लीजिए किसी कंपनी की कीमत 100 रुपये है और उस कंपनी के सारे शेयर्स की कीमत मिलकर बन रही है 150 रुपये, तो आपको उस पूरी कंपनी को खरीदने के लिए 150 रुपये देने होंगे। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको पीबी रेशो 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कंपेयर कीजिए जो भी बड़े बड़े प्लेयर है उस इंडस्ट्रीज में उनसे, और देखिए कि क्या ये यहाँ पर बार्गेन हो सकता है और आपको कोई बेटर मिल सकता है या नहीं। थर्ड है डेट टू इक्विटी रेशो, यानी कि कंपनी में कितनी उधार है इक्विटी के आधार पर। और क्वालिटी स्टॉक्स को देखने के लिए आप हमेशा उनमें डेट टू इक्विटी रेशो लेस देन 1 ही देखना जरूरी है। फोर्थ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि कंपनी के प्रोडक्ट की कॉस्ट के बाद में कंपनी के पास में कितना अमाउंट बचता है, उसे ही कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और ये सेक्टर्स के आधार पर अलग अलग डिपेंड होता है। लाइक टेक्नोलॉजिकल कंपनी में ऑपरेटिंग पीवी बहुत ही ज़्यादा होता है, वहीं जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम होता है। तो देखिए, यहाँ पर सिंपल सा काम आपको ये करना है कि जिस कंपनी का जितना ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसके साथ में जाइए, हायर इज बेटर। फिफ्थ है पीई ग्रोथ रेशो, यानी कि फ्यूचर में कंपनी का पीई कहाँ पर जा सकता है। तो इसके लिए हमेशा 10% की ग्रोथ बहुत ही बेटर है। आप 10% से ज़्यादा की ग्रोथ के साथ में ही जाइए, कम के साथ में मत जाइए। सिक्स्थ है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी इक्विटी लगाकर कितना रिटर्न कमा रही है। ये 20 से ज़्यादा हो उसी कंपनी के साथ में जाइए, अन्यथा किसी कंपनी के साथ में मत जाइए। सेवंथ है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यानी कि कंपनी के पास में कितने कैश है जो भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जाता है उसके इंटरेस्ट को कवर कर सके। इंटरेस्ट कवरेज रेशो 2 या 2 से ज़्यादा होना बहुत ही ज़्यादा बेहतर माना जाता है। एट्थ है करंट रेशो, जिसको निकाला जाता है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, और ये लगभग 1 के बराबर होना बहुत ही ज़्यादा प्रिफरेबल है। नाइन्थ है असेट टर्नओवर रेशो, ये जितना ज़्यादा होगा आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर है। और लास्ट है डिविडेंड यील्ड, कंपनी हर साल जितना भी अपना प्रॉफिट कमाती है उसमें से कुछ डिविडेंड के रूप में भी बांटती है। तो आपको देखना होगा कि जो कंपनियां डिविडेंड बांट रही है उनके साथ में जाइए, या फिर देखिए आपकी यहाँ पर डिफरेंट अप्रोच भी हो सकती है। आप उन कंपनी के साथ में जाइए जो डिविडेंड नहीं बांटती है, ताकि लॉन्ग टर्म में वे जो भी कैश डिविडेंड की जगह पर नहीं बांट कर कंपनी में ही यूज़ किया जाएगा, उससे वे ज़्यादा रिटर्न कमा सकती है। अब आप बस इतना ही कीजिए कि डायरेक्ट ये सारे के सारे रेशो अपनी कोई सी भी स्क्रीनर ऐप में लगा दीजिए और वहाँ पर देख लीजिए कि आपको कोई अच्छी कंपनी मिल रही है या फिर नहीं, और बस लग जाइए उनको रिसर्च करने के लिए। थर्ड रूल है कि आप उन्हीं कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए जिनमें कि आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सको, क्योंकि वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि यदि आप किसी स्टॉक में 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते हो तो 10 मिनट भी होल्ड करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। और खुद पीटर लिंच कहते हैं कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ना कि स्टॉक मार्केट में। और बहुत सारे लोग तो बस ऐसे ही इन्वेस्ट कर देते हैं कि किसी कंपनी के बारे में खबर आ रही है और डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देते हैं। देखिए, आपको टेक्निकल पर्सन नहीं बनना है, आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना है।
इसलिए लंबे समय के लिए जाइए और लंबे समय में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। रूल नंबर 4, बहुत सारे स्टॉक्स को देखिए और देखिए कि क्या आपको कहीं पर बार्गेन मिल रहा है क्या, वो भी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बार्गेन ढूंढ पाओगे उतना ही ज़्यादा आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी। और खुद वॉरेन बफेट कहते हैं कि जितनी ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना ज़्यादा फायदा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि कोई स्टॉक अगर उसकी कीमत से बहुत ही कम पर चल रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो उन लोगों से जिन्होंने उसको महंगे दामों पर खरीदा था। अभी वार जैसी सिचुएशन चल रही है, इस समय में आपको आराम से बार्गेन मिल जाएगा किसी कंपनियों में, और आप इस समय बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को सस्ते भाव में खरीद सकते हो। इसलिए इस समय आप स्टॉक मार्केट से भागिए मत, बल्कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। रूल नंबर 5, मैनेजमेंट पर नजर रखिए कि वे अपनी कंपनी की रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, कंपनी में अलग अलग तरह की रिसोर्सेज होती है, लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, नॉलेज की रिसोर्सेज और प्रोडक्ट वगैरह की रिसोर्सेज। अब आप देखिए कि कंपनी के मैनेजमेंट अपनी रिसोर्सेज को कैसे फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। और जो भी कंपनियां अनयूटिलाइज कर रही है अपनी रिसोर्सेज को, उनमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वे आपको बहुत ही ज़्यादा घाटा देगी, अभी चाहे उनके प्रॉफिट दिख रहे हो या फिर नहीं दिख रहे हो। रूल नंबर 6, हमेशा हॉट स्टॉक्स से दूर रहिए। हॉट स्टॉक्स वो स्टॉक होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को अटेंशन अपनी तरफ कर लेते हैं। लाइक अभी देखिए, आपको मैं बताता हूँ ट्रिडेंट के बारे में हर कोई बात कर रहा है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि ट्रिडेंट के बारे में बात नहीं कर रहा होगा। और कोई भी कंपनी को उठाकर देख लीजिए, जब उसके बारे में ज़्यादा बात चलती है, लाइक सत्यम कंप्यूटर्स की भी उस समय चलती थी, उसे बहुत ही ज़्यादा हॉट स्टॉक समझ रहा था और बाद में हो गया फुस्सी, बम फूटा, और आप ऐसे में बर्बाद हो सकते हो। इसलिए हमेशा शेयर को प्राइस देखकर मत खरीदिए, उसका फंडामेंटल वगैरह चेक कीजिए। और हाँ, बस भेड़ चाल मत चलिए कि हाँ सब खरीद रहे तो अपन भी खरीदेंगे, सब नहीं खरीदेंगे तो अपन नहीं खरीदेंगे। अपने को सीधी सी बात है, अपना प्लान बनाइए, खुद रिसर्च कीजिए और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और लास्ट रूल है, उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो कि आपको रिटर्न दे रही है, उनमें नहीं जो कि आपके पोर्टफोलियो में थी और उनमें अभी लॉस चल रहा है। लाइक अभी आप देखेंगे जितनी भी स्टार्टअप कंपनियां हैं ना, उनके शेयर्स ऑलमोस्ट आधे गुना से भी नीचे आ गए हैं। अब बहुत सारे सोचेंगे कि ओह ये तो टाइम है बार्गेन का, अब इनमें ही इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। पर अब देखिए, इस समय उनमें इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हो, क्योंकि देखिए स्टार्टअप के फंडामेंटल कमजोर होने से उनके स्टॉक्स नीचे आए हैं। और यदि आप इस समय में उनमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको वो रिटर्न देंगे नहीं। और बहुत सारों की साइकोलॉजी होती है कि वे जिस कंपनी में उनको 50% का भी लॉस हो जाता है ना, तो वो स्टॉक से खरीद लेते हैं और बोलते हैं कि कभी ना कभी तो स्टॉक आगे जाएगा और मेरे लॉस रिकवर हो जाएंगे। तो देखिए, जितना जल्दी आप किसी कंपनी से छुटकारा पा सकते हो पा लीजिए। मन को समझाइए कि बस भाई इसमें अपॉर्चुनिटी थी, वो गई और मैं बर्बाद हो चुका हूँ। लाइक देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, यस बैंक के शेयर जब नीचे गिर रहे थे ना, तो लोग खरीद भी रहे थे। मतलब कि लोगों ने उस समय सोचा ही नहीं कि हमें अब खरीदना नहीं चाहिए, कंपनी में फ्रॉड वगैरह है, पर फिर भी खरीदते ही जा रहे थे। तो उस हिसाब से अब देख लीजिए कंपनी का शेयर क्या चल रहा है, 13-15 रुपये ऐसा कुछ। अब उन लोगों को कितना लॉस हुआ होगा। और उसके बाद में भी जितने भी न्यू बॉर्न इन्वेस्टर आते हैं ना, वो यस बैंक में जरूर इन्वेस्ट करते हैं। और मैंने खुद ने भी यस बैंक के 100 शेयर खरीद के रखा है कि क्या पता लॉन्ग टर्म में बढ़ जाए। पर अब पता नहीं मेरे बढ़े नहीं बढ़े, पर आप जरूर इन चीज़ों से दूर रहिए। और हाँ, ऐसी कंपनियों में आप एवरेजिंग की सोचिए ही मत, क्योंकि अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है और आप फिर भी सोच रहे हो कि मैं एवरेजिंग कर लूंगा, लाइक आपने पहले स्टॉक 800 में खरीदा था और अभी कंपनी का शेयर 400 पे चल रहा है और आप सोच रहे हो कि अब भी खरीद लेता हूँ ताकि एवरेजिंग होकर मेरी कीमत 600 रुपये पर आ जाएगी। तो देखिए, ऐसा मत कीजिए। आपके हो सकता है वो 400 का शेयर 200 पर चले जाए और भी आपके पैसे लॉस हो सकते हैं। इसलिए आप इससे अच्छा किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ में जाइए। बहुत सारे आइडिया के साथ में जा रहे हैं, आइडिया के साथ में मत जाइए, आप इसकी जगह पर क्वालिटी वाले स्टॉक्स के साथ में जाइए। और गाइस, कंक्लूजन के पार्ट में यही बात करूंगा कि नॉलेज इज पावर, यानी कि जितनी ज़्यादा आप किसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन एकत्रित कर सकते हो करिए, क्योंकि देखिए जितनी ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन एकत्रित करोगे आपके लिए रिस्क उतनी ही कम कर देगा। और भेड़चाल में मत चलिए, साथ में डाइवर्सिफिकेशन हो जाइए, ताकि यदि आपकी एक दो कंपनी डूब भी जाए तो बाकी की कंपनियां आपको रिटर्न देती रहे और आपके लॉस को रिकवर कर दे। और हाँ, डाइवर्सिफाई का मतलब ये भी नहीं होता कि आप 100-200 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दे। आप मैक्सिमम 10-12 कंपनियों से ज़्यादा पर डाइवर्सिफाई मत होइए, क्योंकि फिर आपको पोर्टफोलियो मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो गाइस, ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आप कमेंट कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।